हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही एक फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। स्टोरी का नाम है, टाइटल है द मॉडल मिलेनियर और रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो ये स्टोरी बेसिकली क्या है, स्टोरी के जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और साथ साथ इसके जो वर्ड मीनिंग है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो समरी इस कहानी का है, थीम है और राइटर के बारे में थोड़ा सा भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में कोई आपका सजेशन है कि इन वीडियोस का कंटेंट और क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, तो इस बारे में अगर कोई आपका सजेशन या सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी और बेसिकली ये क्लास आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 का जो बुक है इंग्लिश लिटरेचर का, ट्रेजर चेस्ट, उसमें ये चैप्टर 3 के रूप में पढ़ाया जाता है। स्टोरी का नाम है द मॉडल मिलेनियर। मिलेनियर 1 मिलियन 10 लाख के करीब बराबर होता है। तो बेसिकली एक मिलेनियर की कहानी है, एक बहुत अमीर आदमी की कहानी है और ये कहानी जो लिखी है, स्टोरी लिखी है, इट इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड बहुत ही फेमस एक आयरिश पोएट और एक प्ले राइट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए हैं। ही वॉज बोर्न इन 1854, डब्लिन आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था एंड ही डाइड इन 1900। 1900 में इनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ही यंग एज में, लेकिन वो जितना भी उन्होंने लिखा है वो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही शानदार है। तो ये जो स्टोरी बेसिकली, जैसा कि मैंने बोला, द मॉडल मिलेनियर, इसका जो टाइटल है, इसमें ये बेसिकली एक बहुत ही अमीर व्यक्ति की कहानी है। एंड दिस स्टोरी एक्चुअली हाईलाइट्स द जनरसिटी ऑफ अ रिच मैन, की अमीर आदमी की एक उदारता को ये कहानी दर्शाती है। कुल मिला के कहानी में देयर आर 5 कैरेक्टर्स। एक लड़का है जिसका नाम है ह्यूजी, उसकी एक फ्रेंड है लॉरा। इसमें एक पेंटर है, इसका नाम एलन है और इसमें एक मिलियनेयर, इसके बारे में हम बेसिकली कहानी पढ़ेंगे। और इस कहानी के एक बैकग्राउंड में एक लड़की जो है लॉरा, उसके फादर हैं, एक कर्नल है। तो कुल मिला के 5 कैरेक्टर कहानी में है। द स्टोरी सेट इन लंदन और जो टाइम फ्रेम वो बेसिकली विक्टोरियन एरा जो था इंग्लिश लिटरेचर का, उस टाइम में ये कहानी वहां कहीं पर सेट है। और जैसा कि मैंने बोला, ये कहानी का जो थीम है, यानी कि किस थीम पर ये स्टोरी इज बेस्ड, तो इसमें जो मेन चीजें हाईलाइट की गई हैं, पहली तो है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी बेसिकली क्या होती है कि आप जो आपके अंदर एक व्यक्ति पैसों से बड़ा नहीं होता है, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसका जो दूसरों के प्रति एटीट्यूड है, वो उस व्यक्ति को बड़ा बनाता है। दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि भाई किसी ने किसी के ऊपर कोई एहसान किया या किसी के लिए कुछ दया भावना दिखाकर कुछ काम किया तो वो व्यक्ति उसको एक्नॉलेज करे। तीसरा है फ्रेंडशिप। वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप को स्टोरी हाईलाइट करती है। कंपैशन, किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति कंपैशन, चैरिटी करने की जो हमारी, और उसके अलावा जो कमिटमेंट होता है, बहुत सारी मतलब थीम और सब थीम्स हैं स्टोरी में कुल मिलाकर। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, ऑस्कर वाइल्ड, ही वॉज अ वेरी फेमस इंग्लिश प्ले राइट, दो ही वॉज बोर्न इन डब्लिन आयरलैंड, बट द स्टोरीज दैट ही हैज रिटन वर मेनली इन इंग्लिश। बहुत ही स्टाइलिश इनका आप गूगल में जाके फोटो देख सकते हैं। लंबे पतले, बहुत ही अट्रैक्टिव उनका चेहरा हुआ करता था। अपने टाइम के सबसे अट्रैक्टिव पोइट्स में से ये कहे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली है क्या, शुरू की 2-3 लाइन में पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। है क्या, Unless one is wealthy, there is no use of being a charming fellow. Romance is the privilege of the rich and not the profession of unemployed. ये कह रहा है कि देखो, जब तक आपके पास धन संपत्ति नहीं है, आप गरीब हैं, तो आप कितने भी अट्रैक्टिव, कितने भी हैंडसम हो, उसका कोई फायदा नहीं है। दैट मीन्स इफ यू आर अट्रैक्टिव एंड यू आर हैंडसम, यू शुड ऑल्सो हैव सम मनी। तभी लोग आपको दुनिया में पूछेंगे, तभी दुनिया में आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू होगी। और अगली लाइन में क्या बोल रहा है कि रोमांस जैसी जो चीजें हैं, जो कि बेसिकली फैंटेसी किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए रियल भी हो सकता है, ये सिर्फ रिच लोगों का, अमीर आदमियों का अधिकार है। गरीब आदमियों का या जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, इनकम नहीं है, उनके लिए इस तरह की चीजें दुनिया में नहीं बनी है। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट। गरीब आदमी को हमेशा बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। ही शुड लिव एक्चुअली इन रियल लाइफ। It is better to have a permanent income than to be fascinating. There are great truths of modern life which Hughie Einstein never realized. कह रहा है कि देखो, ये फैसिनेशन की दुनिया में रहने से अच्छा है कि आदमी की भलाई थोड़ा कमाए, लेकिन कमाए जरूर। उसके लिए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि वो फैंटेसी में जिए। और
जो मॉडर्न लाइफ है, जो आजकल का समय, जिस समय ये कहानी लिखी गई होगी उस समय की, ये इंग्लैंड के एक समय की बेसिकली बात कर रहा है। तो होता क्या था इंग्लैंड में उस समय पर, उन जमाने में जो गरीब और जो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे, देयर वाज अ वेरी वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट टाइम इन इंग्लैंड। तो वो उस चीज को भी हाईलाइट करती है। तो ह्यूजी इन सब बातों को ने कभी रियलाइज नहीं किया है। इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट ही वॉज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन लाइफ। उसने कभी जिंदगी में कभी से कोई किसी से बुरी बात, एक बहुत अच्छी बात कभी नहीं कहती। इंटेलेक्चुअली वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग विद हिज क्रिस्प ब्राउन हेयर, हिज क्लियर कट आउटफिट, प्रोफाइल एंड हिज ग्रे आईज। अब उसका जो अपीयरेंस था बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही शानदार अपीयरेंस था। ब्राउन हेयर थे उसके और बहुत ही सुंदर चेहरा मोहरा था और उसकी ग्रे आईज थी। He was as popular with men as he was with the women and he had every accomplishment except that of making money. वो इन आदमियों के बीच में उतना ही पॉपुलर था जितना कि वहां की लेडीज, औरतों के बीच में था। लेकिन उसके पास दुनिया की हर चीज उसने प्राप्त कर ली थी, मतलब उसके पास दुनिया की सारी चीजें थी, लेकिन सिवाय इसके कि वो अनएम्प्लॉयड था और उसके पास पैसा नहीं था। His father had bequeathed him a cavalry sword and a history of पेनिसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स। अब हुआ क्या था, देखो बेचारा खुद तो अनएम्प्लॉयड, खुद के पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं, छोटे मोटी नौकरी करता था तो या कभी नौकरी छूट जाती थी या कभी नौकरी छोड़ देता था, कभी उसका मन नहीं लगता था, कभी उसका बिजनेस चलता नहीं था। तो कुल मिला के ओवरऑल द सिचुएशन वाज ही वाज वेरी पुअर एंड ही डिड नॉट हैव एनी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। अब उसके जो फादर थे, फादर सिर्फ कहानी के बैकग्राउंड में बताया नहीं गया कि कौन थे, क्या थे। जब वो मरे तो उन्होंने अपनी, जैसे अपनी संतान के लिए कोई पिता अपनी धन संपत्ति जो दौलत छोड़कर जाता है तो उसको केवल दो चीजें मिली अपने फादर से, पैसा तो कुछ नहीं मिला। एक तो कैवलरी सोर्ड, कैवलरी होती घुड़सवार सेना, कोई पुरानी समय की तलवार उनको मिली थी, और साथ साथ जो पेनिसुलर वॉर है, पेनिसुलर वॉर बेसिकली ये 19th सेंचुरी में इंग्लैंड और दो कंट्रीज के बीच में ये वॉर लड़ा गया था। तो उस पूरे वॉर का इतिहास जो था उसकी 15 वॉल्यूम में बुक्स छोड़कर गया था। तो ही हैड द हिस्ट्री ऑफ पेनिसुलर वॉर इन 15 वॉल्यूम्स, इतनी सारी किताबें छोड़कर गया था। तो भाई वो तो ह्यूजी ने क्या किया, वो दोनों चीजें उसकी किसी काम की नहीं थी। तो उसने क्या किया, ह्यूजी हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास एंड पुट द सेकंड ऑन अ शेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन। तो ह्यूजी ने उठाकर इन दोनों चीजों को रख दिया, तलवार को तो कहीं टांग दिया ग्लास के सामने, और जो बुक थी पेनिसुलर वॉर के रिगार्डिंग, जिसको इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ स्पेन भी कहा जाता है हिस्ट्री में, बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा, तो उठा के उन्होंने दो बुक्स के बीच में अपनी अलमारी में रख दी। एंड लिव ऑन 200 a year that an old aunt allowed him। और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो केवल एक कोई बूढ़ी आंट होंगी उनके पड़ोस में रहने वाली या कोई जानने वाली होंगी, हो सकता है फैमिली की हो, तो साल के उनको 200 पाउंड दिया करती थी। ये कहानी चूंकि इंग्लैंड में सेट है तो वहां की करेंसी पाउंड है, तो उसको साल के 200 पाउंड मिलते थे खर्च करने के लिए। He had tried everything. He had gone on the stock exchange for 6 months, but what was a butterfly to do among the bulls and bears? तो वो कह रहा है कि उसने हर चीज ट्राई की दुनिया में, वो स्टॉक एक्सचेंज में भी उसने 6 महीने काम किया, लेकिन उस जैसे व्यक्ति का स्टॉक एक्सचेंज में कोई काम नहीं था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बेसिकली स्टॉक मार्केट में एक टर्म यूज किया जाता है जो कि इन्वेस्टमेंट से या से रिलेटेड है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल कहते हैं कि जैसे सेफ गेम खेलते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट पर वो शेयर का ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, और बुल्स एंड बेयर्स बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को, शेयर को खरीदते और बेचते हैं, उनके लिए दो टर्म यूज किए जाते हैं। He had been a tea merchant for little longer, but had soon tired of Pekho and Sochang, and then he had tried selling dry sherry. That did not answer. The sherry was a little too dry. Ultimately, he became nothing, a delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession. अब उसने क्या किया, बहुत सारे काम ने ट्राई किए, चाय बेचने का काम किया, लेकिन वो चाय का काम भी नहीं चला। और ये जो दो वर्ड आए पेखे एंड सुशंग, ये बेसिकली ब्लैक टी एक तरह की आती है, शायद चाइनीज ब्लैक टी होती होगी, तो उसको भी कुछ दिन बेचा, वो भी धंधा नहीं चला। फिर उसने शहरी बेचना शुरू कर दिया, जैसे छोटा सा फ्रूट होता है, लेकिन वो भी बहुत ही ड्राई हुआ करती थी, कस्टमर्स उनको खरीदते नहीं थे, तो वो भी काम धंधा नहीं चला। तो कुल मिला के क्या हुआ कि वो वैसे तो लाइफ में सब कुछ था, ही हैज गॉट ए परफेक्ट प्रोफाइल, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, सब कुछ था, लेकिन उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। ही हैड नो प्रोफेशन, देयरफॉर ही डिड नॉट हैव एनी इनकम।
To make matters worse, he was in love. The girl he loved was Laura Merton, the daughter of a retired colonel who had lost his temper and digestion in India and had never found either of them again. Laura adored him and he was ready to kiss her shoestrings. They were the handsomest couple in London, and he had not a penny piece between them. The colonel was very fond of Hughie, बट ही वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट। अब देखिए दूसरा क्या था, एक तो भाई अनएम्प्लॉयड लड़का, दूसरा ही वॉज इन लव। जिस लड़की वो बहुत समझदार थी, लड़की का नाम है लॉरा मर्टन, और वो बेसिकली आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। तो वो जो कर्नल साहब थे, वैसे भी बड़ा गुस्से में रहते थे। वो कभी भारत में कभी आए होंगे तो उनका टेम्पर और उनका डाइजेशन दोनों भारत में आके खराब हो गए। देखिए इसके पीछे ये जो लाइन है, इसको बड़ा सिग्निफिकेंट लाइन है। ऑस्कर वाइल्ड की कुछ स्टोरीज में इंडिया का उन्होंने रेफरेंस कई बार दिया है। तो डाइजेशन किस लिए खराब हो गया? देखो, वी नो दैट वी ऑल इंडियन वी लव वेरी स्पाइसी फूड, बट द यूरोपियंस, द अमेरिकन एंड दिस फॉरेन पीपल, दे डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड। तो बहुत स्पाइसी खाना वो नहीं खाते। तो कभी भारत घूमने आए होंगे तो उनका भाई पेट डाइजेशन खराब हो गया। और उनका टेम्पर क्यों खराब हो गया? भारत में जिस तरह की चीजें, अव्यवस्थाएं हैं, गंदगी है चारों तरफ, और जिस तरीके का माहौल है, उसको देखकर उनका भाई टेम्पर बड़ा वो खराब होने लग गया। एंड ही नेवर हैड फाउंड ईदर ऑफ देम अगेन। फिर वो चीजें कभी दोबारा रिकवर नहीं हुई। लेकिन लॉरा जो लड़की थी, उस लड़के से बहुत उसको प्रेम करती थी, और वो लड़का जो उसका नाम ह्यूजी है, वो उस लड़की के प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि वो उसकी शू स्ट्रिंग यानी कि वो जूतों की जो लेस यानी कि जो फीते होते, उनको भी वो किस करने के लिए तैयार था। यानी कि वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और दोनों के दोनों यानी कि ये लड़का और ये लड़की पूरे लंदन शहर में सबसे हैंडसम कपल थे। और लेकिन उन दोनों के बीच में पैसे का कोई ऐसा लेन देन नहीं था, यानी कि कहो कि भाई पैसे की कोई बीच में बात ही नहीं थी। जो कर्नल थे, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूजी, वो भी ह्यूजी से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत उसको एडमायर करते थे। बाकी सारी चीजें ठीक थी, बट सिंस ही वॉज द फादर ऑफ ए यंग गर्ल, सो एज ए फादर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दैट ही वांटेड हर डॉटर टू मैरी विद अ मैन हु वॉज एटलीस्ट एम्प्लॉयड एंड हु हैड सम काइंड ऑफ इनकम, जिसके पास कम से कम इनकम तो उसके पिताजी शादी करने के तो छोड़ो, एंगेजमेंट के लिए भी तैयार नहीं थे कि भैया तुम कुछ कमाते तो हो नहीं, तुम्हारी शादी में अपनी बेटी से आखिर कैसे कर दूं। तो एक दिन उन्होंने बोला कि भाई ये लड़का आया उनसे मिलने के लिए, कह रहा कम टू मी माई बॉय, व्हेन यू हैव गॉट 10,000 pounds of your own, we will see about it, he used to say, and Hughie looked very glum in those days and had to go to Laura for consolation. अब वो एक दिन उन्होंने बोला होगा कि यार देखो एक काम करो भाई, तुम रोज रोज आते हो प्रपोजल लेके मेरी बेटी से शादी करने का, तो एक काम करो तुम भाई पहले कुछ काम धंधा ढूंढो, अर्न सम मनी, जब तुम्हारे पास अपने खुद के 10,000 पाउंड इकट्ठे हो जाए तब तुम मेरे पास आना, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। अब ये सुन के ह्यूजी बेटा बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता था, ठीक है, तो क्योंकि उसके पास तो काम धंधा नहीं था, जो काम धंधा था वो चलता नहीं था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता था, तो उसके गर्लफ्रेंड उसको जो भी समझाती होगी उसको सांत्वना देने के लिए वो उसके पास चला जाता था कभी कभी। One morning as he was on his way to Holland Park where Mertens lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor, and Trevor was a painter indeed. Few people escape that nowadays, but he was also an artist and artists were rather rare. अब जब एक दिन वो हॉलैंड पार्क जा रहा था जहां पर मेट्रोन ये लड़की रहती थी, उस तरफ जा रहा होगा, तो रास्ते में उसका एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड, जिसका नाम है एलन ट्रेवर। एलन ट्रेवर बेसिकली एक पेंटर था, उसका ये प्रोफेशन था, और उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी था। और ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों आर्टिस्ट का होना बड़ा रेयर चीज हुआ करती थी। Personally, he was a strange, rough fellow with a freckled face and ragged beard. However, when he took up the brush, he was a real master, and his pictures were eagerly sought after. कहने को अगर देखा जाए उसका अपीयरेंस जो पर्सनली वो बड़ा ही रफ एंड टफ टाइप का था। पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, स्पॉट पड़े हुए थे, और उसके जो दाढ़ी थी वो भी लाल रंग की हो सकती थी, मतलब नॉट वेल मेंटेन, जैसे दाढ़ी होती वैसे नहीं रखता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपीयरेंस उसका बड़ा साधारण सा था, कोई देखकर उसको मानता नहीं होगा यार इतना अच्छा पेंटर है और इतना ग्रेट आर्टिस्ट है। लेकिन जब भी वो पेंटिंग करने के लिए जाता था, यानी कि जब भी वो पेंटिंग करता था, उसकी पेंटिंग इतनी शानदार बनती थी कि वो तुरंत के तुरंत ऑक्शन में बिक जाती थी, लोग उसको खरीदते थे, और इसी तरह ही यूज्ड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। He had been very much attracted by Hughie at first, and it must be acknowledged entirely on the account of his personal charm. जब इसने इसको पहली बार देखा, किसने, एलन ने ह्यूजी को, तो इसको लगा ये बड़ा ही अट्रैक्टिव आदमी है,
तो उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ, उन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो गई। द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो ही यूज्ड टू से आर पीपल हु आर बेट एंड ब्यूटीफुल। कह रहा कि देखो एक पेंटर को उन लोगों से दोस्ती या जान पहचान रखनी चाहिए वाकई में जो लोग बहुत सुंदर हैं और बहुत अट्रैक्टिव हैं। पीपल who are an artistic pleasure to look at and an intellectual repose to talk to, कि और आर्टिस्ट को ऐसे लोगों से दोस्ती ज्यादा करनी चाहिए जिनका आर्टिस्टिक आउटलुक, यानी कि जिनको आर्ट में थोड़ा सा उनकी समझ हो और आर्ट को वो अच्छा मतलब उसको अप्रिशिएट करते हो, ऐसे लोगों के साथ, और थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल भी मतलब थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, ऐसे लोगों से वो दोस्ती करना चाहता था। और ह्यूजी उसी तरीके का एक आदमी था। और उसका एक ओपिनियन और था, मैन हु आर डैंडीज एंड वीमेन हु आर डार्लिंग टू रूल द वर्ल्ड। उसका ये कहना था कि जो आदमी बहुत अट्रैक्टिव और हैंडसम है और जो औरतें बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, केवल उन्हीं लोगों को उस पूरी दुनिया में राज करने का यानी कि रूल करने का अधिकार है, एंड एटलीस्ट देयर शुड डू सो, और उनको ऐसा ही करना चाहिए। तो उसका मतलब ओपिनियन ये था कि दुनिया में जो लोग अट्रैक्टिव हैं, खासकर आदमी लोग, और जो औरतें हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हैं, वही दुनिया में रूल कर सकते हैं और उनको ही करना चाहिए। However, after he got to know Hughie better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirit, his generous, reckless behavior, and had given him the permanent entry to his studio. अब स्टूडियो बेसिकली वो जगह होती है जहां पर उसने अपने पेंटिंग का वो पूरा सेटअप बना रखा था, वहीं पर ही जाके पेंटिंग करता था। तो कह रहा है कि भाई जब वो उससे मिला तो उसको लगा यार ये आदमी बहुत ही ब्राइट नेचर का आदमी है, बहुत ही इसकी जो फीलिंग्स है यानी कि इमोशंस है बहुत शानदार है, बहुत जेनरस टाइप का उदारवादी आदमी है, उसका जिस तरीके का स्वभाव है रेकलेस है, मतलब उसको ना आज की चिंता है ना कल की चिंता है, तो उसको लगा ये बहुत अच्छा आदमी है। तो उसने बोला ठीक है यार भाई, नाउ वी हैव बिकम फ्रेंड्स, और ये मेरा स्टूडियो है, तुम जब मर्जी यहां पर कभी भी आ सकते हो। When अब जब ह्यूजी जब आए, ये तो बैकग्राउंड में बात चल रही है। When Hughie came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. He was a wizened old man with a face like wrinkled parchment and most piteous expression. तब जब ह्यूजी जब इससे मिलने आया स्टूडियो में, इसको तो कोई वहां पर रोकने वाला था नहीं, दोस्त था, वो आया सीधे स्टूडियो में अंदर चला गया, तो देखा कि ये बहुत बड़े साइज की एक पेंटिंग बना रहा है। और वो पेंटिंग क्या थी, वो एक बेसिकली एक भिखारी, बैगर मतलब एक भिखारी की पेंटिंग बना रहा था। और उसने देखा वो पेंटिंग वो केवल ऐसे नहीं इमेजिनेशन से अपना बना रहा था, सामने उसने देखा कि लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ जो कि बेसिकली एक बैगर था, यानी कि बैगर की ड्रेस पहने हुए एक आदमी खड़ा था। जब उसने उस भिखारी को देखा तो उसको देखा इसका कैसा मुरझाया हुआ सा चेहरा, रिंकल्ड चेहरा पूरा, ठीक है, और चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे जैसे पता नहीं बहुत ही भाई गरीब आदमी है बेचारा, दुनिया का बहुत बड़ा सबसे लगता है सबसे बड़ा भिखारी यही है। तो उसको एक्सप्रेशन देख के बड़ा अजीब सा लगा, और वो उस भिखारी वो खड़ा हुआ है, रियल भिखारी खड़ा हुआ है, और ये जो एलन है उसकी पेंटिंग बना रहा है वहां पे ब्रश लेकर वहां पर। अब जो ये पैराग्राफ है, ओवर हिज शोल्डर से लेके फॉर आर्म्स, ये उस भिखारी जो वहां पर खड़ा हुआ है, रियल भिखारी एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन है वो कैसा दिखता था। ओवर हिज शोल्डर्स वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लॉक। क्लॉक होता है ऊपरी कपड़ा, जैसे शॉल वगैरह हम जैसे ओढ़ते, देखा कि पुराना भद्दा सा एक उसने कपड़ा डाल रखा ऊपर कंधे के ऊपर। ऑल टीयर्स एंड टैटर्स, वो भी कटा फटा कई जगह से। हिज थिक बूट्स वर पैस्ट एंड कॉबर्ड, पुराने घिसे पिटे जूते पहने उसमें भी कई जगह पर छेद थे। विद वन हैंड ही लैंड ऑन ए रफ स्टिक, हाथ में एक स्टिक पकड़ी हुई है, स्टिक के ऊपर हाथ रखा हुआ है। वाइल विद द अदर ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हेड फॉर आर्म्स, और उसने अपने हेड को उल्टा करके ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ, जैसे आमतौर पर आप जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, बाहर जाएं तो भिखारी अक्सर इसी तरह आपको वहां पर मिल जाएंगे, जो हेड में को कटोरे की जगह हेड यूज करते हैं भीख मांगने के लिए। जब इसने ह्यूजी ने उस व्यक्ति को देखा, एंड ही सेड व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, यार कितना अच्छा मॉडल है, विस्पर्ड ह्यूजी एज ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड। तो उसने जाकर अपने दोस्त से हाथ मिलाया, धीरे से बोला यार कितना भाई अमेजिंग आदमी, ही लुक्स वेरी रियल। एन अमेजिंग मॉडल, शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। आई शुड थिंक सो, सच beggars as he are not to be met with every day. Travel, Manthor, a living Velasquez, my stars, what an etching Rembrandt would have made of him. तो कह रहे ये तुम कह रहे अमेजिंग मॉडल है भाई, ऐसे वो बड़ा जोर से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा भिखारी तो भाई रोज रोज तो मिलते नहीं है, ऐसे लोग जो हैं ऐसे लोग रोज रोज तो मिलते नहीं है। इसमें जो नाम आया है वेलेस्क्वेज, बेसिकली एक स्पेनिश पेंटर थे, उनका नाम इनका रेफरेंस दिया गया है। और जो
रेम्ब्रेंट है वो बेसिकली डच पेंटर थे। तो कह रहा है कि आपको तो विश्वास नहीं होगा कि भाई जो ये दो पेंटर्स के नाम जो लिए गए रेफरेंस के लिए वो उनका मतलब कितनी बढ़िया पेंटिंग बना देते। ये तो हमारी बात जो है सोच के बाहर है कि इतना शानदार मतलब ये व्यक्ति है, आप वो मॉडल्स को बता रहे हो। Poor old chap, said Hughie, how miserable he looks. But I suppose to you painters his face is his fortune. कह रहा है देखो भाई कितना भाई बेचारा गरीब आदमी, वो थोड़ा सा उसके प्रति सिंपैथी दिखाता है, हालांकि डायरेक्टली वो उसको नहीं बोल रहा है, ये अपने फ्रेंड से बात कर रहा है और कह रहा है कितना मिजरेबल लुक है इसका भाई, कितना देखो पैथेटिक और कितना मिजरेबल लुक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्च्यून, लेकिन मुझे ऐसा लगता है देखने में तो बड़ा गरीब और मिजरेबल लगता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे जैसे पेंटर और कलाकार के लिए इसका जो चेहरा है वही सबसे बड़ा धन है तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई जितना अच्छा तुम उसका पेंटिंग रियल लाइफ का रियल पेंटिंग बनाओगे विद रियल एक्सप्रेशन, वो मार्केट में शायद उतना ही ज्यादा प्राइस पर बिकेगा और उससे तुम्हें उतने ही धन की प्राप्ति होगी। सर्टनली रिप्लाइड ट्रेवर, यू डोंट वांट ए बैगर टू लुक हैप्पी डू यू, कह रहे तुम नहीं चाहते हो कि भाई जो भिखारी हैं वो क्या मतलब ऐसे ही इसी तरीके का जो मिजरेबल लुक है या जिंदगी भर उदास या दुखी रहे, तुम नहीं चाहते कि उनको खुश रहने का कोई मौका मिलना चाहिए। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर अ सिटिंग, आस्क्ड ह्यूजी एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन अ दीवान। अब वो वहां स्टूडियो में आके एक दीवान मतलब पड़ा हुआ था, दीवान सोफा टाइप का था जिसके पीछे बैक नहीं होती है, ठीक है, तो वो आकर बैठता। कह रहा एक बात बताओ, इस तरह की जो आप पेंटिंग करते हो और इन जो मॉडल्स को बुलाते हो, उसको ये अंदाजा नहीं था कि जो व्यक्ति ये खड़ा हुआ है बेसिकली ये मॉडल नहीं है, ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, ये यूरोप का सबसे अमीर व्यक्ति है। और उसी की कहानी का जो टाइटल है द मॉडल मिलेनियर, ये वही मिलेनियर, इसके ऊपर ही पूरी स्टोरी बेस है, हम उसी की बात कर रहे हैं। कह रहा है एक बात बताओ, ये इस तरह के गरीब आदमी को जो तुम यहाँ स्टूडियो में लेकर आते हो और उनकी तुम पेंटिंग बनाते हो, कितना इनको पेमेंट करते हो भाई तुम? तो कहता है अ शिलिंग एन आवर, शिलिंग एन आवर, शिलिंग पाउंड का एक छोटा सा हिस्सा होता है, कैसा कहता है एक पाउंड में लगभग 21 शिलिंग होती है। कह रहे 1 घंटे का मैं 1 शिलिंग देता हूं। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर ए पिक्चर, अब कह रहे थे तुम इनकी पिक्चर बना के तुम मार्केट में बेचते हो, तुम्हें इससे कितना पैसा मिलता है? ओ फॉर दिस आई गेट 2000, बोला पाउंड्स, गिनीज, पेंटर्स पोइट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज, बोला 2000, बोला 2000 पाउंड, बोला 2000 पाउंड नहीं 2000 गिनी। गिनी का जो इक्वलेंट जो पाउंड है वो 1.1 पाउंड के करीब होता है। कह रहा देखिए हमारे जितने भी पेंटर्स हैं, पोइट्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनको जो पेमेंट मिलता है वो गिनीज में मिलता है और 1 पाउंड में 1.1 गिनीज होते हैं। Well, I think the model should have a percentage, cried Hughie laughing. They were quite as hard as you. कह रहा है तो भाई गलत बात है। मुझे लगता है कि जो तुम इनकी पेंटिंग बेचकर whatever amount of money you earn, they should also get a profit in the income that you have. कि जब तुम इनकी पेंटिंग को बेचकर इतना पैसा कमाते हो, तो इन बेचारे गरीब आदमियों को भी इसका थोड़ा सा कुछ शेयर परसेंटेज मिलना चाहिए। Nonsense. Why look at the trouble of laying the paint alone and standing all day long at one's easel, and it is all very well, Hughie, for you to talk, but I assure you that there are moments when the arts almost attains to the dignity of manual labor, but you must not chatter. I am very busy. Smoke a cigarette and keep it. अरे पागल आदमी हो तुम, उनको परसेंटेज देना चाहिए। तुमको क्या लगता है हमारा काम बहुत आसान है कि भाई एक व्यक्ति कितना काम करता है, पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है। ईजल बेसिकली वो बोर्ड होता है, पीछे सपोर्टिंग फ्रेम होता है जिसके ऊपर बोर्ड रखकर वो पेंटिंग करते हैं। कह रहा घंटों में पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है। और तुम्हारे तो भाई बड़ा कहना आसान है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है ये आर्ट नहीं है तो हम लेबर ही कर रहे हैं। भाई इतना परिश्रम होता है तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम एक काम करो, तुम खामोखा की बकवास तो करो मत। दोस्तों आए हो, अच्छी बात है, बैठो, ठीक है, अपने आपको थोड़ा रिलैक्स करो, चला, लेकिन मुंह भाई बात ना करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे काम करना है। After some time, the servant came and told Trevor that a frame-maker wanted to speak him. Don't run away, Hughie, he said, and he went out. I will be back in a moment. तो उसी टाइम कोई एक सर्वेंट आया, इसका पेंटर का सर्वेंट आया कि भैया कोई फ्रेम मेकर आया, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। तो अपने दोस्त को बोलता है कि मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूं, भाई तुम यहीं बैठे रहना, भाग मत जाना। अब ये चला गया, कौन? ट्रेवर बाहर गया और ह्यूजी बैठा और सामने वो मॉडल मिलेनियर खड़ा है, एक भिखारी का ड्रेस पहने हुए। अब कहानी थोड़ा सा टर्न यहां पर लेती है। द ओल्ड बैगर मैन टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस टू रेस्ट फॉर ए मोमेंट ऑन अ वुडन बेंच दैट वाज बिहाइंड हिम। ही लुक्ड सो फॉरलॉर्न एंड रेस्ट दैट ह्यूजी कुड नॉट हेल्प पिटिंग ऑन हिम एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड। अब जैसे वो बाहर गया, कौन? पेंटर एलन, तो जो ये आदमी खड़ा था,
जो भिखारी बन के खड़ा था उसको लगा थोड़ी देर में रेस्ट कर लेता हूं, भाई खड़े खड़े थक गया, तो पीछे एक लकड़ी की बेंच पड़ी थी उसके ऊपर बैठ गया और ऐसा लगा कि भाई उसका चेहरा बहुत ही वॉज वेरी वेरी लुक वेरी टायर्ड एंड वेरी पिटियस। तो उसको देखकर बड़ा उसकी दया आ गई, तो जरा यार कैसा भिखारी आदमी है, रियल, उसको लगा कि भाई ये रियल में भिखारी है ऐसा, तो ये किसी अब वाकई में भिखारी आदमी को लेकर आया है, घंटों से उसको खड़ा कर रखा है, पेंटिंग बना रहा है, इसको तो 1 शिलिंग देगा 1 घंटे का है और इसको पेंटिंग को बेच के खुद अपना हजारों रुपए कमाएगा। उसको बड़ी दया आती है, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और देखा मेरे जेब में कितने पैसे हैं, तो उसने महसूस किया उसकी जेब में ऑल ही कुड फाइंड वाज अ सॉवरेन एंड सम कॉपर्स। कॉपर छोटे छोटे सिक्के होते हैं, जैसे हमारे किसी जमाने में 54 चला करती थी सिक्के, एल्यूमिनियम वाले चला करते हैं। तो एक सॉवरेन कुछ नहीं होता है, उस जमाने में ब्रिटिश में गोल्ड कॉइन होता था जिसकी वैल्यू पाउंड के बराबर होती थी, यानी कि बेसिकली होता था वो पाउंड ही था एक, लेकिन गोल्ड का होता था। तो उसको लगा यार, तो आप जरा आदमी की साइकोलॉजी समझिए, उसको वाकई में उस भिखारी को उसने इतना रियल मान लिया, सोचा कि मुझे आई शुड शो सम काइंड ऑफ चैरिटी टू हिम, मैं उसकी कुछ मदद करना चाहिए, बेचारा गरीब आदमी है। तो जेब में हाथ डालता देखता कि भाई सिक्का मेरे पास सबसे ज्यादा वैल्यू वाला सिक्का कौन है, तो उसने रियलाइज किया मेरे जेब में एक गोल्ड कॉइन पड़ा है, ब्रिटिश पाउंड पड़ा है। पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही वांट्स इट मोर देन आई डू, बट आई मीन्स नो हैंडसम्स फॉर द फोर्टनाइट। He walked across the studio and slipped the sovereign into beggar's hand. अब कह रहा है चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको यह भी पता था कि अगर मैंने इसको ये पैसे दे दिए, ब्रिटिश गोल्ड कॉइन पाउंड उस टाइम वैल्यू बहुत हुआ करती थी, असली गोल्ड होता था, कि अगर मैं इसको पैसा दे दूंगा तो मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं बचेंगे कि मैं घोड़ा गाड़ी करके आज घर पर तक पहुंच जाऊं। फिर भी पता नहीं क्या उसके मन में आता है, वो जाता है उस भिखारी के हाथ में वो गोल्ड कॉइन चुपचाप डाल के वहां से जाने लगता है। The old man started and a faint smile flitted across his withered lip. Thank you sir, said thank you. अब वो जो बूढ़ा आदमी जो बना हुआ खड़ा था वहां पर, तो उसने गुस्सा नहीं किया कि भाई ये तो मैं तो यूरोप का सबसे अमीर आदमी हूं और ये मुझे भिखारी समझ के भीख दे रहा है। उसने कुछ नहीं बोला, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक स्माइल आई, उसने थैंक यू बोला और थैंक यू करके वहां से लगभग चलने के लिए तैयार हुआ। इसी समय एकदम ट्रेवर जो उसका फ्रेंड था वो वापस आ गया। देन ट्रेवर अराइव्ड एंड ह्यूजी टुक हिज लीव, ब्लशिंग अ लिटिल at what he had done. He spent the day with Laura and got a charming scolding for his extravagance and he had to walk home. अब जब ट्रेवर आया उसने उसको कुछ बताया नहीं कि भाई मैंने क्या किया, उसको बोला ठीक है भाई मैं चलता हूं, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वहां से, थोड़ा शर्माते हुए वहां से निकल गया। अब शाम को अपनी फ्रेंड से मिलने गया, लॉरा से उसको बताया कि भाई आज मैं क्या क्या करके आया हूं। तो लॉरा ने उसको पहले तो भाई समझाया कि यार तुम्हारी हालत तो देखो वैसे भी फटीचरों वाली है, गरीब आदमी हो तुम, तुम्हारे पास एक सोने का सिक्का था वो भी तुम उसको भिखारी को दे आए और उससे चलो दे दिया, चलो ठीक है, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि तुम वहां से गाड़ी करके आ जाते, पैदल वहां से चल के आना पड़ा, तो थोड़ा सा भाई आगे ध्यान रखो, फिजूल खर्ची ना किया करो। ये उसकी फ्रेंड ने उसको समझाया। तो इन लाइनों से समझ सकते हैं कि वो लड़की जो थी वाकई में बहुत ही लॉयल कह सकते हैं, उसकी फ्रेंड थी जो उससे शादी करना चाहती थी और साथ में उसका बहुत केयरिंग नेचर भी था। वो नहीं चाहती थी कि उसको होने वाला हस्बैंड पैसे की थोड़ा सा वैल्यू समझे और जिस तरह से फिजूल खर्ची करता रहता वो उसको बंद कर दे। That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in a smoking room drinking Hock and Seltzer. अब शाम को फिर ये घूमने निकला उसी रात को। पैलेट क्लब कोई वहां जगह है, रात के करीब 11 बज रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कोई बार या पब टाइप का होगा जहां पर ये उसको एलन ट्रेवर जो पेंटर था बैठा मिल गया। तो देखा वो अपने स्मोकिंग रूम में बैठा, बार के अंदर बैठा। हॉक एंड सेल्टर बेसिकली एक तरीके की कॉकटेल होती है, तो अपना कॉकटेल पी रहा था, वहां बैठ के एंजॉय कर रहा था। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, ही सेड एज ही लिट हिज सिगरेट। बोला कि वो जो तुम पेंटिंग बना रहे थे, क्या वो तुम्हारी पेंटिंग पूरी हो गई? आपस में बात कर रहे हैं दोनों दोस्त। फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माई बॉय, आंसर्ड ट्रेवर, एंड बाय you have made a conquest. The old model you saw is quite devoted to you. I had to tell him all about you and who you are, where you live, and what your income is, what prospects do you have. कह रहा हाँ वही, वो तो भाई पेंटिंग तो पूरी हो गई और वो मैंने फ्रेम भी करवा दी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस मॉडल से तुम सुबह मेरे स्टूडियो में तुमने उसको देखा था कि वो तुमको भाई बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था, तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था, तो मुझे लगा चलो भाई मैं उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देता। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट यू, दैट योर नेम, वेयर यू लिव, व्हाट इज योर इनकम, वेदर यू आर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, हाउ मच मनी डू यू अर्न एंड व्हाट आर द प्लान्स दैट यू हैव फॉर द फ्यूचर। मैंने उसको सब बता दिया। माय डियर एलन, क्राइड ह्यूजी, आई शैल
ह्यू जी बहुत जोर से चिल्ला रहे, भाई तुमने ये क्या कर दिया। आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जब मैं शाम को वापस जाऊंगा तो वो मेरा वेट कर रहा होगा। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, पुअर ओल्ड रैच, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। आई थिंक इट इज ड्रेडफुल दैट एनीवन शुड बी सो मिजरेबल। आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट होम एंड डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम? व्हाई हिज रैक्स वर फॉलिंग टू बिट्स। कह रहा तुम मुझे लग रहा है तुम मजाक कर रहे हो, तुमने उसके मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वो बेचारा वैसे भी गरीब आदमी, भिखारी सा आदमी, उसकी हालत देखो। तो मुझे लगता है मैं उसको भाई सिक्का दिया, थोड़ी सी उसकी और एक्स्ट्रा हेल्प कर सकता अगर मेरे बस का होता। अब मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार कोई आदमी इतना दयनीय स्थिति में कैसे रह सकता है। तो एक काम करो भाई, मेरे घर में कुछ पुराने कपड़े पहने हो तो तुम जब उससे मिले तो उससे पूछना कि अगर कोई तुमको पुराने कपड़े चाहिए तो मैं उसको अपने थोड़े से यूज किए हुए कपड़े दे दूंगा, क्योंकि उसके खुद के कपड़े बिल्कुल बहुत बुरी हालत में, दे आर ऑल टोर्न अप, वो सारे फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। बट ही लुक स्प्लेंडेड इन देम सेड ट्रेवर एंड आई वुडंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग। कह रहा है अरे तुम क्या बात कर रहे हो, जिस तरह के उसने कपड़े पहने थे उसमें तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो भाई मैं तो नहीं चाहता हूं कि वो थोड़ा अच्छे कपड़े पहने और मैं अच्छे कपड़े पहनकर उसकी पेंटिंग करूं, हो सकता है रियलिस्टिक ना लगे। वॉट यू कॉल रैक्स आई कॉल रोमांस, वॉट सीम्स पॉवर्टी टू यू इज पिक्चरस क्यूनेस टू मी, हाउएवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर। कह रहा है देखो भाई, तुम्हारा और मेरी सोच में, एक आम आदमी की सोच में और एक जो पेंटर है या बेसिकली आर्टिस्ट है, उनमें एटीट्यूड में बड़ा डिफरेंस है। हमारी सोच आप लोगों से बिल्कुल अलग है। जिसको तुम फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, आई फाइंड डिग्निटी इन इट, मुझे उसमें रोमांस नजर आता है। जो चीज तुम्हें गरीबी, जिस चीज में तुम्हें गरीबी नजर आती है उसमें मुझे बहुत प्लीजेंट और सरप्राइजिंग चीजें नजर आती है, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर भी चलो जो भी है, मैं शाम को जब मिलूंगा तो उसको बता दूंगा कि तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो। एलन सेड ह्यूजी सीरियसली, योर पेंटर्स आर हार्टलेस लॉट। कह रहे हैं तुम्हारे जितने भी पेंटर्स है सबका मतलब बड़े कठोर दिल वाले व्यक्ति हैं तुम्हारे। तो कहने का मतलब यह कि तुम जितने भी पेंटर्स हो भाई सब हार्टलेस पीपल हो, तुम्हारे अंदर कोई सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं किसी के लिए। तो वो बोलता है ना, आर्टिस्ट हार्ट इज हिज हेड, replied Trevor, and besides our business is to realize the world as we see it, not to reform it as we know it। कह रहा देखो, हम आर्टिस्ट का जो काम है बेसिकली, हमारा जो हार्ट है वो हमारे सर में होता है। दैट मीन्स वी आर नॉट इमोशनल पीपल, वी यूज अवर इंटेलिजेंस और वी यूज अवर आर्टिस्टिक स्किल्स टू क्रिएट सच काइंड ऑफ मास्टरपीस। और हमारा ये काम नहीं है कि हम दुनिया को ये एहसास दिलाएं क्या गरीबी है क्या अमीरी है, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। और हमें उसको उसमें मतलब हम समाज सुधारक तो है नहीं भाई, लोगों की मदद करते हुए, हम तो आर्टिस्ट हैं। और आवर बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट, जैसा हमें दिखता है हमें बस वर्ल्ड को वैसा ही रियलाइज करना पड़ता है। और अचौसन, ये जो वर्ड है, दिस वर्ड, ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है एंड फ्रेंच इज लिटिल डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। इसका जो वर्ड मीनिंग है, ये बेसिकली फ्रेंच में फ्रेज है, जिसका जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन निकल के आता है, इसका मतलब होता है टू ईच हिज जॉब। शायद इसका मतलब हम इसको इस तरह से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि हर व्यक्ति का भाई देखो अपना अपना काम होता है, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज एंड द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन इट। कह रहे वो सब चलो तुम बातें छोड़ो, तुम बताओ भाई लॉरा से तुम मिले, भाई क्या चल रहा है। ओल्ड मॉडल जो था जिससे तुम मिल के आए तो वो लॉरा के बारे में जानना चाहता था। यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर। उसने बोला अरे यार तुम देखो ऐसी बातें ना करो, तुम अभी कह रहे थे तुमने उसको मेरे बारे में बता दिया, अब तुमने उसको मेरी फ्रेंड के बारे में बता दिया, भाई ऐसा तो ना को। सर्टनली आई डिड, ही नोज ऑल अबाउट द रिलेंटलेस कोलोनल एंड लवली लॉरा एंड 10,000 पाउंड। कह रहा है मैंने उसको सब बता दिया, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फ्रेंड के बारे में जिसे तुम शादी करना चाहते हो, उसके फादर के बारे में जो कि बहुत ही फिनिकी और बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है, और उसकी जो कंडीशन है कि भाई 10,000 पाउंड लाकर दोगे तब मैं तुम्हारी शादी करूंगा। आई हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। So you told that old beggar all my private affairs, cried Hughie, looking very red and angry। कह रहा है तुम पागल हो, तुमने उस भिखारी को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरी सारी पर्सनल बातें बता दी। उसको बड़ा गुस्सा है यार, मेरे दोस्त ने ये कर क्या दिया। My dear boy said Trevor smiling, that old beggar as you call him is one of the richest men in Europe। कह रहा तुम पागल हो, जिसे तुम भिखारी बता रहे हो वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी है, और वो इतना अमीर है he could buy all London tomorrow without overdrawing his account। कह रहा उसको तो बैंक से लोन लेने की जरूरत भी नहीं है, उसके बाद अपना खुद का इतना वेल्थ, इतना पैसा कि पूरे लंदन शहर को वो चाहे तो कल खरीद ले। He has a house in every capital, dines off gold plate and can prevent Russia going to war whenever he chooses। कह रहा है उसके पास इतना पैसा है, उसके हर
देश की हर कैपिटल में उसका एक फ्लैट, उसका घर है, मकान है, सोने की प्लेट में वो खाता है, और उसके पास इतना पैसा है, इतना पॉलिटिकल पावर है, इतना पैसे का पावर है, वो चाहे रशिया जैसे पावरफुल और बड़े कंट्री को युद्ध में जाने से रोक दे, उसके बाद इतना पैसा है। एंड व्हाट ऑन द अर्थ डू यू मीन, एक्सप्लेन। कह रहा तुम्हारा इन सब बातों का क्या मतलब है, जरा एक्सप्लेन करो। कह रहा व्हाट आई से ट्रेव, the old man you saw today in the studio was Baron Hausberg, and he's a great friend of mine by all my pictures, that sort of thing, and gave me a commission a month ago to paint him as a beggar। कह रहे देखो भाई सुनो मेरी बात, जिस व्यक्ति को तुमने कल स्टूडियो में देखा था उसका नाम बैरन हाउसबर्ग है, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ही इज द रिचेस्ट मैन इन एंटायर यूरोप। उसके पास इतना पैसा है कि वो लंदन जैसे बड़े शहर को बिना किसी बैंक लोन से अपने खुद के पैसों से खरीद ले। हर शहर में उसका, हर कैपिटल में उसका मकान है, सोनों की प्लेट में खाता है, वो इतना वेल्दी, इतना पावरफुल आदमी है। चूंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने क्या किया कि वो, मैं जितनी भी पेंटिंग बनाता हूँ, ही बाइज एवरीथिंग फ्रॉम मी, और उसने मुझे एक कमीशन दिया था, मतलब हमने एक एग्रीमेंट किया था 1 महीने पहले। उसने बोला था कि भाई मेरे, आप एक रियल भिखारी में मैं कपड़े पहन कर आऊंगा, मेरी आप रियल पेंटिंग बनाओ। उसके बाद जो ये वर्ड है, ये बेसिकली अगेन दिस इज फ्रेंच लैंग्वेज, जिसमें किस तरीके का एक्सप्रेशन है, ये आप गूगल में जाके ट्रांसलेट कर सकते हैं। हालांकि जो ट्रेजर चेस्ट बुक में जो स्टोरी है उसमें ये फ्रेज वहां पर यूज नहीं किया गया है, सो विल स्किप दैट पार्ट एंड मूव ऑन। एंड आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन द रैक्स, एंड परहैप्स आई शुड से इन माई रैक्स दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन। कह रहा कि देखो जब वो आया था तो मुझे लगा जिस तरह के कपड़े उसने पहन रखे थे, जिस तरह का आउटफिट पहन के वो रियल भिखारी बन के खड़ा था, एंड ही लुक्ड वेरी मैग्निफिसेंट एंड ही लुक्ड वेरी अमेजिंग। और वो रैक्स थे बेसिकली उसके नहीं थे, वो तो हमने आपस में डिस्कस किया था, और मैंने कहा था चलो ठीक है भाई, तुम ये कपड़े जो है वो तुम मेरे पहन लेना, और ये कपड़े मैं स्पेन से कभी किसी समय जमाने पर खरीद के लाया था, और मैंने उसको वही यूज करने के लिए दे दिए थे। बैरन हाउसबर्ग क्राइड ह्यूजी, गुड हेवंस, I gave him a sovereign and he sank into his armchair with the picture of display। अरे यार, कह रहा वो तो माथा पकड़ के बैठ के, अरे यार बैरन हाउसबर्ग, ओ मेरे भगवान, ही भगवान को याद करता है। और मैंने उस आदमी को, जो यूरोप का सबसे अमीर आदमी, उसको मैंने भिखारी समझ के गोल्ड का सिक्का दे दिया, और ऐसे कह के वो वहीं पर जो चेयर पड़ी थी, जो वो बार में बैठा हुआ था, वहीं जाके बैठ गया। Gave him a sovereign, shouted Trevor, and he burst out into a roar of laughter, my dear boy, you will never see it again, son affair haste urgent demis। ये जो लाइन है, फ्रेज है, ये भी ट्रेजर चेस्ट बुक में नहीं है, फ्रेंच वर्ड है, इसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। कह रहा अरे वो बड़ा आश्चर्य होता है कि तुमने उस इतने अमीर आदमी को भिखारी समझ के सोने का सिक्का दे दिया, और ऐसे करके बहुत जोर से हंसता है। कह रहा है भाई अब तुम उससे, मुझे नहीं लगता है तुम उससे आगे कभी जाके मिल पाओगे। I think you might have told me, Ellen, said Hughie sulkily, and I have not let me make such a fool of myself। कह रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये सब मुझे पहले अगर बता दिया होता तो ये सब मैं इस तरह की बेवकूफी कभी नहीं करता। दैट मीन्स अगर मुझे पहले से थोड़ा सा डाउट होता, अंदाजा होता, तो मैं ये सब काम कभी नहीं करता। वेल, टू बिगिन विद, ह्यूजी said Trevor, it never entered my mind that you went about distributing arms in a reckless way, and I can understand you're kissing a pretty model, but you're giving a sovereign to an ugly one, by Jove. No, besides the fact that he really was not at home today to anyone, and when you came in, I didn't know whether Hausberg would like his name mentioned. He wasn't his full dress। कह रहा है देखो, मुझे दिमाग में कभी नहीं आया कि तुम इस तरह से लोगों को बिना जाने बिना पहचाने लोगों को इस तरह से भीख बांट रहे हो। मैं ये तो जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े भाई सनकी पागल आदमी हो, कि तुम्हारी जो फ्रेंड है, तुम तो मतलब उसके प्यार में इतना पागल हो, तुम उसके जूते को भी किस करने को तैयार हो, लेकिन तुम एक ऐसे व्यक्ति को एक भिखारी समझ के ये गोल्ड का सॉवरेन पॉइंट दे दोगे, ये मैंने भाई कभी रियलाइज नहीं किया था। इस बात में मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। What a duffer he must think me। अब उसको बड़ा पछतावा होता है, कह रहा है ये वो आदमी भाई मुझे पता नहीं क्या समझ रहा होगा, कि बेवकूफ समझ रहा होगा, यार क्या बेवकूफ समझ के मुझे ये पैसे दे गया। Not at all, he was in the highest spirits after you left, keep chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. I couldn't make out why he was so interested to know all about you, but I see it all now. He will invest your sovereign for you, Hughie, and pay you the interest every 6 months and have a capital story to tell after dinner। कह रहा नहीं ऐसी बात नहीं है। वो व्यक्ति तो बड़ा ही अच्छे मूड में था, और जब मैं मिला उससे तो वो अपने हाथों का आपस में रगड़ रहा था, बड़े मुस्कुरा से मुझसे बात कर रहा था,
और मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो आदमी तुम्हारे बारे में जानना क्यों चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया वो ही वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग एवरीथिंग अबाउट यू। और वो कह रहा था कि जो मुझे गोल्ड कॉइन दिया है कि वो जाके इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा हर महीने तुमको उससे इंटरेस्ट पे किया करेगा। I am an unlucky devil, growled Hughie, and the best thing I can do is to go to the bed. And my dear Ellen, you must not tell anyone. I shouldn't dare show my face in the room. कह रहा है देखो भाई, मुझे लगता है कि बहुत ही मैं अनलकी टाइप का आदमी, मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत गलती हुई मुझसे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अब घर जाकर सो जाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये बात किसी को बताना नहीं। मुझे तो इतनी अब शर्म आ रही है दैट I do not dare to show my face again to anybody in my life. मुझे लगता है कि मैं अपनी तो शक्ल किसी को नहीं दिखा पाऊंगा। Nonsense. It reflects the highest credit on your philanthropic spirit, Hughie, and don't run away. Have another cigarette and you can talk about Laura as much as you like. कह रहा तुम तो पागल हो, तुम इस बात को उसको समझते नहीं। उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड था तुम्हारे प्रति वो कितना ज्यादा था, कितना अच्छा था। तो अब देखो भागने की जरूरत नहीं, बैठो मेरे साथ, थोड़ा सा भी हम और बातें करते हैं इस बारे में। However, Hughie wouldn't stop but walked home, feeling very unhappy and leaving Ellen Trevor in fits of laughter. अब Hughie को बड़ा शर्म आ रही थी, कह रहा है उसको रोकने के बाद भी, वहां पर दोस्त के कहने के बाद भी वहां रुका नहीं, सीधा घर चला गया। बहुत ही निराश, बहुत ही अनहैप्पी था और वो सीधा घर चला गया। अब जब ये घर चला गया तो एलन वहीं बैठा रहा, काफी देर तक हंसता रहा। The next morning he was at breakfast and the servant brought him a card on which written Monzo Gustav Nordin de la part de M. Lee Baron Hausberg। तो ये बेसिकली फ्रेंचेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तो जब वो सुबह बैठा हुआ था, कौन, ह्यूजी अपने सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर बैठा हुआ था, एक सर्वेंट आया, कार्ड लेकर आया। उस कार्ड पे लिखा था मोन्जो गुस्ताफ नॉर्डिन। मोन्जो फ्रेंच में मिस्टर को बोलते हैं। तो उसके लिए एक एनवलप लेकर आया और उसके एनवलप पे लिखा हुआ था कि ये जो है, ये जो कार्ड है, इट इज एक्चुअली अ गिफ्ट फ्रॉम हाउसबर्ग। जो मिलीनियर था उसने एक उसको कार्ड भेजा था कि भाई ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आई सपोज ही हैज कम फॉर एन अपॉलॉजी, सेड ह्यूजी टू हिमसेल्फ एंड टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर। तो बोला कि भाई ठीक है भाई, मुझे लगता है कि गलती वगैरह हो गई होगी, इससे तो माफी मांगने आया होगा। तो सर्वेंट को बोला कि वो जो मिलने आया है विजिटर, उसको भेजो। विजिटर खुद तो नहीं आया था, वो अपने जो हाउस वर्क थे उनकी तरफ से कोई मैसेज वगैरह कुछ लेकर आया था। The old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said in a slight French accent, "Have I the honor of addressing Monzo Erskine?" तो एक बूढ़ा सा आदमी आया, सुनहरे रंग का चश्मा लगा रखा था, बाल भूरे से थे, कमरे में आया और थोड़ा सा फ्रेंच टाइप की एक्सेंट में इंग्लिश बोलकर बोला कि भाई मैं क्या मिस्टर अर्स्काइन से बात कर सकता हूं? ह्यूजी बोर्ड। I have come from Baron Hausberg, continued the Baron. I beg, sir, that you will offer him my sincerest apologies, stammered Huiji। कह रहा है अरे कि भाई, अरे आपको उन्होंने भेजा है तो वही बहुत बड़े आदमी है, तो भाई उनकी तरफ मुझे, अब जब आप आए हैं तो मेरी तरफ से उनको थोड़ा सा सॉरी बोल देना। भाई मेरे से कल बहुत बड़ी गलती हो गई पहचानने में, और गलती से मैंने उनको भिखारी समझ के सोने का सिक्का दे दिया, तो मेरी तरफ से माफी मांग लेना। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विद अ स्माइल हैज कमीशन्ड मी टू ब्रिंग दिस लेटर एंड ही एक्सटेंडेड द सील्ड एनवलप। कह रहा नहीं सर, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, मैं तो बैरन हाउसबर्ग ने मुझे भेजा और साथ साथ ये एक एनवलप भेजा आपके लिए, और ये एनवलप आप इसको अपने पास रख लीजिए। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूज एंड लॉरा मार्टन फ्रॉम एन ओल्ड बैगर एंड इनसाइड देयर वाज अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड। तो वो उसने लिफाफा जब खोला, उसके ऊपर लिखा हुआ था लिफाफे के कि भाई ये आपकी और आपकी जो फ्रेंड लॉरा मार्टन है उसके, उन दोनों के लिए मेरी तरफ से आप उनकी शादी पर एक छोटा सा गिफ्ट है, और नीचे लिखा था ओल्ड बैगर, नाम नहीं लिखा था। और जब उसने एनवलप खोला उसके अंदर 10,000 पाउंड का एक चेक था। अब सोचिए कि उसने जो चैरिटी की अनजाने में एक व्यक्ति को भिखारी समझकर उसको एक सोने का सिक्का दिया, तो बदले में उसने उससे भी बड़ा उदार दिल दिखाते हुए उसको 10,000 पाउंड का एक चेक भिजवा दिया कि वही पैसा जिसकी इसको बहुत सख्त जरूरत थी अपनी फ्रेंड से शादी करने के लिए। So when they were married, Ellen Trevor was the best man and the Baron made a speech at the wedding breakfast. Millionaire model, remarked Ellen, are rare enough, but by Jove, model millionaires are rare still. अब जब जिस दिन उनकी शादी हुई, एलन ट्रोवर भी आया वहां पर और बैरन ने एक बहुत अच्छी सी वहां पर शानदार स्पीच दी। तो एलन ने बोला कि मॉडल मिलियनर तो भाई हमने सुना था, ये सुना था कि बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जो बाई जोब का मतलब बाई गॉड, भगवान की कसम खाकर मैं कहता हूं कि मॉडल मिलियनर उनसे भी ज्यादा रेयर है। स्टोरी थोड़ा सा लंबी हो गई है, अब चूंकि इस कहानी में बहुत सारी चीजें हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी लाइन
विद द वर्ड मीनिंग ऑल्सो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका कोई सजेशन है तो सजेशन से मुझे जरूर अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।